हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अपना टॉपिक है सेरिब्रम। तो चलिए जानते हैं सेरिब्रम क्या होता है। सेरिब्रम इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। हमारा दिमाग तीन बड़े हिस्सों में बटा हुआ होता है। ये जो येलो कलर का दिख रहा है आपको इमेज के अंदर, ये वाला होता है सेरिब्रम। फिर ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये होता है सेरिबेलम। और ये जो नीचे रेड कलर की टेल टाइप दिख रही है ये होता है ब्रेन स्टेम बोलते हैं इसको। सेरिब्रम सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसको अपन सेरिब्रम बोलते हैं। ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है, लगभग 80% वेट इसका ही होता है ब्रेन में। क्योंकि कोई भी इंसान को सोचने, याद रखने और लॉजिक लगाने के लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर चाहिए होती है, इसलिए ये वाला हिस्सा सबसे बड़ा होता है, सेरिब्रम वाला हिस्सा सबसे बड़ा होता है। फिर आता है सेरिब्रम इज मेड अप बाय टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये एक जैसे अगर अपन इस इमेज से समझे तो ये एक ऐसे वॉलनट की स्ट्रक्चर का होता है अपना ब्रेन, यानी एक अखरोट की जैसे होता है। इस ये दो हिस्सों में बटा हुआ होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट हेमिस्फीयर। अब ये जो दोनों हेमिस्फीयर होते हैं, राइट और लेफ्ट, इनको कॉर्पस कोलोसम नाम की एक नर्व फाइबर जोड़ के रखते हैं इन दोनों हेमिस्फीयर को। अब बात करते हैं इसकी कि क्या होता है लेफ्ट और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में। तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या करता है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल अपोजिट अपोजिट हाफ लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी। ये क्या करता है, हाफ लेफ्ट। अब जैसे ये राइट साइड का जो अपना सेरिब्रल हेमिस्फीयर है या फिर ये जो ब्रेन है वो क्या करेगा, इस साइड की बॉडी को, लेफ्ट साइड की बॉडी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या करता है, लेफ्ट वाला ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। मतलब ये अपोजिट काम करते हैं, राइट वाला तो लेफ्ट को कंट्रोल करेगा और लेफ्ट वाला राइट को कंट्रोल करेगा। फिर क्या होता है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर में, इट ऑल्सो कंट्रोल जजमेंट। जजमेंट मतलब ये बिग पिक्चर्स देखता है, क्रिएटिव सोच रखता है, म्यूज़िक, आर्ट और चेहरों को जैसे फेस वगैरह को पहचानना, इसी का काम है किसका, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का। और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या है, इट कंट्रोल ब्रोकास एरिया। लेफ्ट साइड लॉजिक, मैथ और लैंग्वेज यानी बोलने के लिए होता है। ब्रोकाज एरिया दिमाग का वो हिस्सा है जो हमें बोलने में हेल्प करता है। अगर यहाँ चोट लगे तो इंसान समझ तो सब लेगा पर बोल नहीं पाएगा, उसके पास वर्ड्स नहीं होंगे कि अब मैं इसका क्या आंसर दूँ, तो वो एक गूंगे की तरह बिहेव करेगा। तो समझ में आ गया होगा, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या करता है, ब्रोकाज एरिया को कंट्रोल करता है। और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर क्या करता है, जजमेंट को कंट्रोल करता है। और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो राइट को कंट्रोल करेगा और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करेगा। फिर इसके बाद में आता है सेरिब्रल लोब्स। ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर हैज़ 5 लोब्स। हर हेमिस्फीयर 5 हिस्सों में बटा होता है। कौन कौन से, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ओसिपिटल लोब और इंसुला। तो जैसे अगर अपन इमेज से समझे तो ये जो आगे ब्लू कलर का जो दिख रहा है ये वाला तो हो गया अपना फ्रंटल लोब। फिर ये जो येलो कलर का दिख रहा है पीछे ये हो गया अपना पेराइटल लोब। फिर टेम्पोरल लोब हो गया, ये जो ग्रीन कलर का है वो जो दिख रहा है ये टेम्पोरल लोब। और पीछे जो रेड कलर का है ये हो गया अपना ओसिपिटल लोब। ये जो इंसुला होता है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो पता चल गया होगा कहाँ पे कौन से लोब है, फ्रंटल लोब ये वाला हो गया फ्रंटल लोब। फिर पेराइटल लोब, ये जो येलो कलर वाला है ये हो गया पेराइटल लोब। ये टेम्पोरल लोब हो गया ग्रीन कलर वाला। और ये जो पीछे रेड कलर है ये ओसिपिटल लोब हो गया। इंसुला अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। फिर थोड़ा देखते हैं इनमें क्या होता है। फ्रंटल लोब सबसे आगे फोरहेड के पीछे होता है, इसका काम है डिसीजन लेना और पर्सनैलिटी। एग्जाम्पल, आपको गुस्सा कंट्रोल करना है या फिर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो फ्रंटल लोब काम करेगा। फिर बात करते हैं पेराइटल लोब की। ये होता है बीच में ऊपर की तरफ, ये टच और सेंसेशन को हैंडल करता है। एग्जाम्पल, गर्म चीज़ को छूने पर हाथ हटाना, ये सब कौन हैंडल करता है, अपना पेराइटल लोब। फिर बात करते हैं टेम्पोरल लोब की। कानों के पास ये सुनने, हियरिंग या याददाश्त, मेमोरी के लिए हेल्पफुल है।
ये क्या करता है, अपने सुनने में कानों के पास ही होता है लगभग, तो ये अपनी सुनने में हेल्प करता है, याददाश्त यानी मेमोरी के लिए भी हेल्पफुल रहता है अपना टेम्पोरल लोब। फिर बात करते हैं ओसिपिटल लोब की, बिल्कुल पीछे इसका काम है, ये होता है एकदम पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, इसका काम होता है विज़न यानी देखना, देखने में अपनी हेल्प करता है, चीज़ों को देख के अपन पहचान पाते हैं वो किसकी वजह से, ओसिपिटल लोब की वजह से। फिर आता है इंसुला, ये गहराई में छुपा होता है, ये इमोशंस और टेस्ट के लिए जिम्मेदार है। कौन सा, इंसुला। फिर इसके बाद में इसके अंदर आता है सल्काई सेपरेशन, दीज लोब्स आर सेपरेटेड बाय 3 सल्काई। सल्काई का मतलब होता है जैसे दिमाग प्लेन नहीं होता, मतलब एकदम सरफेस उसकी प्लेन नहीं होती, उसमें फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स के बीच के अंदर कुछ गैप होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, सल्कस बोलते हैं। तो ये कितने होते हैं, मेनली 3 होते हैं, जैसे प्रेजेंट सेंट्रल सल्कस, लेटरल सल्कस और पेरी ओसिपिटल सर्कस सल्कस। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल सल्कस की, फाउंड बिटवीन फ्रंटल लोब एंड पेराइटल लोब, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रंटल लोब और पेराइटल लोब के बीच में। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट जो आपको लाइनिंग दिख रही है, कुछ फोल्ड दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल सल्कस, यहाँ पे प्रेजेंट होता है अपना सेंट्रल सल्कस। फिर बात करते हैं लेटरल सल्कस की, बिटवीन फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, लेटरल सल्कस बिटवीन फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं अपन लेटरल सल्कस। फिर आता है पेराइटो ओसिपिटल सल्कस, बिटवीन पेराइटल लोब एंड ओसिपिटल लोब, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, पेराइटल लोब और ओसिपिटल लोब के बीच में प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं अपन पेराइटो ओसिपिटल सल्कस। फिर बात करते हैं, जैसे एक नोट आता है इसके अंदर, तो इसके अंदर होते हैं कुछ गायरस एंड गायरी, दिमाग मतलब अपना जो ब्रेन है इसकी बनावट की बात करते हैं। अब जैसे कि अपन ने बात की, जो भी अपना ब्रेन है ये प्लेन नहीं होता है, प्लेन सरफेस नहीं होता है, इसके अंदर कुछ फोल्ड्स होते हैं, कोई हिस्सा उभरा हुआ रहता है, कोई अंदर धंसा हुआ रहता है, कुछ इस तरीके से, कुछ पहाड़ की जैसे ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, इसके अंदर फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखते हैं ये क्या है, गायरस एंड गायरी, दीज आर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ सेरिब्रल कोर्टेक्स। गायरस और गायरी क्या होता है, जैसे ब्रेन के अंदर आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइनिंग है ये तो अंदर धसी हुई दिखा रहा है, फिर यहाँ से ऊपर उठ रहा है, फिर अंदर चला गया, फिर ऊपर उठ रहा है, फिर अंदर चला गया, तो ऐसे कुछ फोर्स प्रेजेंट होता है जो ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये जो ऊपर पहाड़ जैसा बन रहा है इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं गायरस या फिर गायरी। फिर सल्कस और सल्काई क्या होता है, दीज आर डिप्रेसिव पार्ट ऑफ कोर्टेक्स। फिर इसी के अंदर ये तो हो गया गायरस या फिर गायरी, और ये जो अंदर की तरफ डिप्रेसिव पार्ट है इसको अपन बोलते हैं सल्कस या फिर सल्काई। तो जो उभरा हुआ पार्ट है उस वो तो हो गया अपना गायरस या फिर गायरी, और जो डिप्रेसिव पार्ट है ये हो गया अपना सल्कस। These sulci and gyri increase surface area of cerebral cortex. इन सल्काई और गायरी का मेन काम सरफेस एरिया बढ़ाना है, जैसे जैसे हम कपड़ों को थोड़ी जगह में रखने के लिए फोल्ड करके रखते हैं, वैसे ही दिमाग में अपने फोल्ड्स होते हैं। अब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतने ज़्यादा न्यूरॉन्स या फिर ब्रेन सेल्स फिट हो पाएंगे और उतना ही फास्ट दिमाग काम कर पाएगा। तो इन फोल्ड्स की वजह से क्या होगा, ब्रेन का अपना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अब जैसे कोई भी कपड़ा है उसको अपन ऐसे ऐसे काफ़ी दूर में पड़ा है, तो उसको अपन सरफेस एरिया कम करने के लिए उसको क्या करेंगे, फोल्ड करके एक जगह रख देंगे। तो वैसे ही ये सल्कस और कायरी क्या करते हैं, ब्रेन को फोल्ड करके रखते हैं एक तरह से, ताकि इसका सरफेस एरिया, जो बड़ा सरफेस एरिया है जो अपने ब्रेन सेल्स, ज़्यादा न्यूरॉन्स और ज़्यादा एक्टिविटी में हेल्प करता है, उसको एक जगह इकट्ठा करके रखता है। फिर अब इनको एक एक करके समझते हैं, फ्रंटल लोब को, टेम्पोरल, पेराइटल, ओसिपिटल को। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंटल लोब की। तो फ्रंटल लोब में सबसे पहले आता है प्राइमरी मोटार एरियाज़। अब इनकी लोकेशन की बात करें प्राइमरी मोटार एरियाज़ की, ये प्री सेंट्रल गायरस में होता है, सेंट्रल सर्कस के ठीक आगे की तरफ। फिर इसके अंदर फाउंड इन प्री सेंट्रल गायरस, इट कंटेन बेड सेल्स, इसमें बड़ी पिरामिड सेल्स होती है जिन्हें अपन बेड सेल्स बोलते हैं।
फिर बात करें इसके फंक्शन की, तो इट कंट्रोल सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारे सोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल से समझे तो अगर आपको अपना हाथ उठाना है तो सिग्नल इसी एरिया से आएगा। अगर आपको आगे की तरफ चलना है तो सिग्नल कहाँ से आएगा? प्राइमरी मोटार एरिया से। फिर उसके बाद में बात करते हैं प्री मोटार एरिया की। फाउंड जस्ट बिफोर प्री सेंट्रल गायरस। अब लोकेशन की बात करें तो ये प्राइमरी मोटार एरिया के ठीक आगे की तरफ होता है। अब इसके फंक्शन की बात करें, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग फर्स्ट पीरियड टू मोटार एक्टिविटी। ये किसी भी फिजिकल एक्टिविटी को करने से पहले उसकी प्लानिंग करता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो जैसे गिटार बजाने से पहले उंगलियों को कैसे मूव करना है उसकी ब्लूप्रिंट यहाँ पे बनती है। कौन से एरिया में? प्री मोटार एरिया में। फिर आता है अपना ब्रोकाज एरिया। ये कहाँ मिलता है? इसकी लोकेशन की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोटार स्पीच एरिया। ये हमेशा अपने को लेफ़्ट फ्रंटल लोब में मिलता है। पहले लोकेशन की बात करते हैं कहाँ पे मिलता है। ये हमेशा लेफ़्ट फ्रंटल लोब में मिलता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेसिव स्पीच। इसका काम है एक्सप्रेसिव स्पीच, यानी जो आप बोलना चाहते हैं दिमाग उन शब्दों को मोटार सिग्नल्स में बदलता है ताकि आपका मुंह और जुबान मूव कर पाए। तो क्या हो गया? इट इज़ ऑल्सो नोन एज मोटार स्पीच एरिया, यानी बोलने में अपनी हेल्प करता है। फिर फाउंड इन लेफ्ट फ्रंटल लोब, ये आपको लोकेशन बताई थी। इंजरी इन ब्रोकाज एरिया। अगर ब्रोकाज एरिया में इंजरी हो जाए तो क्या होगा? ब्रोकाज एफेसिया। अगर यहाँ चोट लगे तो पेशेंट बोल नहीं पाता पर वो सब समझता है। वो बोलने की कोशिश करेगा पर शायद उसके शब्द नहीं निकलेंगे। तो ब्रोकाज एफेसिया देखने को मिलेगा। एक्सप्रेसिव एफेसिया, पेशेंट वांट टू स्पीक बट कांट स्पीक। बोलना चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। फिर आता है इसके अंदर फ्रंटल आई फील्ड। रिस्पॉन्सिबल फॉर आई गेज, मतलब ये हमारी आई गेज और दोनों आंखों को पैरेलल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे एग्जांपल से समझे तो कंट्रोल पैरेलल मूवमेंट ऑफ आई बॉल। एग्जांपल से समझे तो जब आप चलती गाड़ी को देखते हैं तो दोनों आंखें एक साथ फॉलो करती है। ये इसी एरिया से कंट्रोल होता है। ऐसे थोड़ी होता है कि आप एक आंख से एक गाड़ी को देख रहे हो, दूसरी आंख से दूसरी चीज़ को देख रहे हो, ऐसा नहीं होता। दोनों आंख को एक साइड मूवमेंट होना, ये कहाँ से कंट्रोल होता है? ये फ्रंटल आई फील्ड से ही कंट्रोल होता है। फिर इसके बाद में आता है प्री फ्रंटल एरिया। रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग लाइक थिंकिंग, जजमेंट, ओरिएंटेशन, रीजनिंग एक्सेट्रा। ये हमारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के लिए है। जैसे सोचना, जजमेंट यानी रास्ता पहचानना, ओरिएंटेशन लॉजिक लगाना, रीजनिंग, ये हिस्से इंसानों में सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है जो हमें जानवरों से एक तरह से अलग बनाता है। अगर प्री फ्रंटल एरिया अगर डेवलप नहीं होगा तो जैसे एक तरह से ऐसे मानते हैं कि भाई अपन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। यही एक अपना सबसे ज़्यादा चलने वाला दिमाग का हिस्सा है जो अपने को जानवरों से अलग बनाता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर पेराइटल लोब की। ये जो पेराइटल लोब होता है ये होता है फीलिंग और सेंसेस के सेंटर है एक तरह से। इसके अंदर आता है सोमेटो सेंसरी एरिया। एरिया नंबर 1 2 3, मतलब ये क्या है? ब्रॉडमान एरिया है। 1 2 3 ये जो है ये अपने ब्रॉडमान एरिया है। अब बात करें फाउंड इन पोस्ट सेंट्रल गायरस। ये पोस्ट सेंट्रल गायरस में होता है, सेंट्रल सल्कस के ठीक पीछे की तरफ। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ T2P2, यानी T2P2 का मतलब क्या है? तो T2 का मतलब है टच और टेम्परेचर, और P2 का मतलब है पेन और प्रेशर। ये क्या करता है अपने को, जो भी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ टच, टेम्परेचर या फिर पेन, प्रेशर, इनका जो सेंस होता है वो इसी एरिया से होता है अपने को। जैसे एग्जाम्पल से समझे तो जैसे आप अपनी पॉकेट में जब हाथ डालते हो तो बिना देखे पता चल जाता है, टच से पता चल जाता है कि वो कोई भी चाबी है या कोई भी कॉइन है या कोई और चीज़ है। तो वो कैसे पता चल रहा है आपको? सिर्फ टच से पता चल रहा है। तो वो कौन सा एरिया कंट्रोल करता है? सोमेटो सेंसरी एरिया। फिर उसके बाद में आता है गस्टेटरी एरिया। रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ टेस्ट। ये हमारे सेंस ऑफ टेस्ट यानी स्वाद के लिए जिम्मेदार है। जब भी अपन कुछ भी खाते हैं तो उसका टेस्ट अपने को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो कहाँ से कंट्रोल होता है? अपना गस्टेटरी एरिया से कंट्रोल होता है। फिर बात करते हैं टेम्पोरल लोब की।
टेम्पोरल लोब, ये लोब हमारे कानों के ठीक पीछे होता है। इसमें आते हैं जैसे ओल्फैक्टरी एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल, ये स्मेल यानी सूंघने की सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एग्जांपल से समझे तो जब आपको किसी खाने की खुशबू या फूलों की महक आती है तो दिमाग का ये वाला हिस्सा सिग्नल प्रोसेस करता है, कौन सा, ओल्फैक्टरी एरिया। फिर आता है ऑडिटरी एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ हियरिंग, इसका काम है हियरिंग यानी सुनना, क्योंकि ये लोब कानों के पास हैं इसलिए सुनने का सारा डाटा यहीं प्रोसेस होता है। फिर आता है हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसेंट मेमोरी एक्ट एज ए रैम, ये रिसेंट मेमोरी यानी ताज़ा यादों के लिए जिम्मेदार है। जैसे आपने शॉर्ट वीडियोस देखते हो तो थोड़ी देर के लिए वो याद रहते हैं, फिर धीरे धीरे वो भूल जाते हो। आप अब लंबी वीडियो देखते हो, कोई भी लंबी मूवी देखते हो, लंबे टाइम तक याद रहती है। शॉर्ट्स आपको कोई ऐसे अच्छी शॉर्ट्स दिख गई उसकी बात अलग है जो आपकी परमानेंट मेमोरी में चली गई, लेकिन जो भी ये रिसेंट मेमोरी होती हैं जो अपन बार बार इतना याद नहीं रखते उन चीज़ों को, वो कहाँ पे होती है, अपने हिप्पोकैम्पस में। एक्ट एज ए रैम, इसे रैम बोलते हैं अपन, क्यों, क्योंकि जैसे कंप्यूटर की रैम टेम्परेरी डाटा होल्ड करती है, वैसे ही हिप्पोकैम्पस दिन भर की बातों को स्टोर करता है। अगर ये डैमेज हो जाए तो इंसान नई यादें नहीं बना पाएगा। जैसे वो मूवी नहीं थी गजनी, मूवी में दिखाया गया था कि वो लिख के रखता था क्योंकि वो भूल जाता था। जब वो देखता था एक बार के लिए कि हाँ ये क्या है तो उसको याद आ जाती थी वो चीज़ें। फिर उसके बाद में बात करते हैं वर्निक्स एरिया सेंसरी स्पीच एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच, ये कॉम्प्रिहेंसिव स्पीच के लिए यानी जो दूसरे बोल रहे हैं उसे समझने के लिए। जैसे आपसे कोई कुछ पूछ रहा है तो वो क्या बोल रहा है, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, उसको आप समझ के उसको आंसर दे रहे हो, तो जो समझ पा रहे हो उस सामने वाले की बात को, तो उसको कौन कंट्रोल करता है, वर्निक्स एरिया कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं इंजरी इन वर्निक्स एरिया रिजल्ट इन वर्निक्स एफेजिया, इससे रिसेप्टिव या फ्लुएंट एफेसिया भी बोल सकते हैं अपन। पेशेंट फ्लुएंटली बोल तो पाएगा लेकिन उसके शब्द भी बेमतलब होंगे। जैसे कुछ भी बोल देगा, ऐसे उल्टा सुल्टा बोलेगा कुछ भी जिसका कोई भी मतलब नहीं होगा। मतलब जैसे वो बोलना चाहेगा सलाद, वो बोल देगा सालड, और जो दूसरे उसको कुछ भी बोलेंगे उसको वो समझ भी नहीं पाएगा। ऑल्सो नोन एज रिसेप्टिव एफेजिया फ्लुएंट एफेजिया, पेशेंट कैन स्पीक बट कांट मेक सेंस एंड कांट अंडरस्टैंड लैंग्वेज। अब वो क्या करेगा, पेशेंट इसके अंदर क्या होगा, बोल तो पाएगा लेकिन उसको खुद को पता नहीं होगा कि वो क्या बोल रहा है, ना अपने समझ में आएगा, वो ऐसे कुछ भी बोलेगा जो भी उसके मुंह में आएगा। और जो उसके सामने अपन उसको कुछ बोलेंगे तो उसको समझ में भी नहीं आएगा कि ये सामने वाला क्या बोल रहा है अपने को। फिर इसके बाद में बात करते हैं पीटीओ, यानी पी का मतलब हो गया पेराइटल, टी का मतलब हो गया टेम्पोरल और ओ का मतलब हो गया ओसिपिटल एरिया। अब ये क्या होता है, ये तीन लोब्स के जंक्शन पे होता है। ये अब इसके फंक्शन की अपन बात करें तो इसका फंक्शन होता है क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग एन ऑब्जेक्ट फाउंड जस्ट बियॉन्ड वर्निक्स एरिया। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका काम है नेमिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ को नाम देना। अब जैसे कोई भी चीज़ को अपन नाम देते हैं कि ये वाली चीज़ है, अपन खुद भी नाम देते हैं, तो वो कहाँ से कंट्रोल करते हैं अपन, इस एरिया से कंट्रोल करते हैं। इंजरी कोज नोमिनल एफेसिया, अब यहाँ पे कोई भी इंजरी हो गई इस पार्ट में, इसे अपन नोमिनल एफेसिया बोलते हैं। जहाँ इंसान चीज़ों को पहचानता तो है पर उसका नाम याद नहीं रख पाता। अब वो अपन नहीं देखते कि अच्छा ये तो वो है वो, अब लेकिन उसका नाम याद नहीं आएगा अपने कि ये क्या है। फिर आता है अपना ओसिपिटल लोब, ये दिमाग के बिल्कुल पिछले हिस्से में प्रेजेंट होता है, इसका पूरा फोकस सिर्फ देखने पे होता है यानी विजुअल पे होता है। तो देखते हैं इसमें क्या है, प्राइमरी विजुअल एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन, किसके लिए, प्राइमरी विजन, ये विजन देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे हमारी आंखें सिर्फ कैमरा हैं, असल पिक्चर इसी एरिया में बनती है। अपने आई से सिर्फ अपन देखते हैं लेकिन जो पिक्चर बनती है, कोई भी अपने को दिखता है उसकी पिक्चर अपनी आईज कैप्चर करती हैं, वो कहाँ पे बनती है, ओसिपिटल लोब में। विजुअल एसोसिएशन एरिया, ये होते हैं दो, विजुअल एनालिटिक एरिया एंड विजुअल रिकॉग्नाइजेशन एरिया।
अब ये जो होता है विजुअल एसोसिएशन एरिया, ये प्राइमरी एरिया से मिली जानकारी को डिटेल में समझाता है। इसको अपन दो पार्ट्स में देखेंगे, विजुअल एनालिटिक एरिया एंड विजुअल रिकॉग्नाइजेशन एरिया। विजुअल एनालिटिक एरिया क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालिसिस ऑफ द विजुअल ऑब्जेक्ट्स। ये विजुअल ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करता है, जैसे उसकी शेप, साइज और मूवमेंट क्या है। फिर विजुअल रिकॉग्नाइजेशन एरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइज द विजुअल ऑब्जेक्ट। ये पहले से स्टोर यादों से मैच करेगा, ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज यानी पहचानने की कोशिश करेगा। एनालिटिक एरिया ने देखा कि एक चेयर, जैसे एनालिटिक एरिया ने देखा कि एक 4 पैर वाला जानवर है, और रिकॉग्नाइज करेगा कि ये तो अपना क्या है, कुत्ता है, जो भी उसका नाम है टॉमी है। तो वो यहाँ कहाँ से रिकॉग्नाइज करेगा? विजुअल रिकॉग्नाइजेशन एरिया से। फिर बात करते हैं बेसल न्यूक्लियाई की। बेसल न्यूक्लियाई दिमाग के अंदर क्लस्टर होते हैं जो मूवमेंट्स को स्मूथ बनाते हैं। इन्हें दो तरह से डिवाइड किया गया है। पहला तो हो गया अपना एनाटॉमिकल बेसल न्यूक्लियाई, और दूसरा हो गया क्लिनिकली बेसल न्यूक्लियाई। तो एनाटॉमिकली बेसल न्यूक्लियाई क्या होता है? मतलब बनावट के हिसाब से ये कितने होते हैं? इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इसका क्लोस्ट्रम, कॉर्पस स्ट्रेटम और एमिग्लेडा। ये जो क्लोस्ट्रम होता है ये क्या होता है? एक पतली लेयर होती है। कॉर्पस स्ट्रेटम क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है ये। और एमिग्लेडा क्या होता है? ये इमोशन यानी डर, गुस्सा को हैंडल करता है। फिर आता है क्लिनिकली बेसल न्यूक्लियाई कंटेन 3 स्ट्रक्चर। क्लिनिकल यानी काम और बीमारियों के हिसाब से इसके कितने टाइप किए गए हैं? 3 टाइप। कॉर्पस स्ट्रेटम, सब्सटेंशिया नाइग्रा और सबथैलेमस। तो देखते हैं कॉर्पस स्ट्रेटम क्या होता है। इट इज मेड अप बाय 2 न्यूक्लियाई, कोडेट न्यूक्लियस एंड लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। तो ये जो कॉर्पस स्ट्रेटम होता है ये 2 पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, कोडेड न्यूक्लियस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, जिसके अंदर लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में आते हैं ग्लोबस और ये पुटेमन। फिर आता है इसके अंदर सब्सटेंशिया नाइग्रा। सब्सटेंशिया नाइग्रा डोपामिन नेटवर्क, ये दिमाग का डोपामिन नेटवर्क है। जैसे अगर सब्सटेंशिया नाइग्रा में चोट लगे या वो ख़राब हो जाए तो दिमाग में डोपामिन कम हो जाएगा। इंजरी इन सब्सटेंशिया नाइग्रा बेसल न्यूक्लियर डिक्रीज डोपामिन, और क्या करेगा? पार्किंसन डिजीज़ को कोज कर देगा। फिर बात करते हैं इसके अंदर सबथैलेमस की। एनाटोमिकली इट इज़ पार्ट ऑफ डायनसेफेलोन। एनाटोमिकली तो पार्ट है किसका? डायनसेफेलोन का। और फंक्शनली पार्ट है किसका? बेसल न्यूक्लियाई का। यानी ये एनाटोमिकली डायनसेफेलोन का हिस्सा है, दिमाग के बीच का पार्ट है, लेकिन फंक्शनली बेसल न्यूक्लियाई के साथ ये काम करता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं फंक्शंस ऑफ बेसल न्यूक्लियाई। तो सबसे पहला फंक्शन है इट इज़ रिले सेंटर ऑफ मोटार एक्टिविटी बिकॉज इट मेक कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्री मोटार एरिया एंड प्राइमरी मोटार एरिया। ये प्री मोटार एरिया और प्राइमरी मोटार एरिया के बीच कोऑर्डिनेशन बनाता है। जैसे एग्जांपल से समझे तो मोटार एरिया ने सिग्नल दिए जैसे भागो, लेकिन बेसल न्यूक्लियाई तय करता है कि कितनी स्पीड से और कैसे भागना है और कहाँ जाना है। सेकेंड फंक्शन होता है इसमें इट कंट्रोल कॉम्प्लेक्स मूवमेंट, डिसीजन ऑफ टोन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन डिफरेंट मसल इन सेम टाइम। ये मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने और रिलैक्स यानी ढीला छोड़ने के बीच बैलेंस बनाता है। इसे डिसीजन ऑफ टोन भी बोलते हैं, ताकि मूवमेंट झटके दार ना हो, यानी कोई भी मूवमेंट करें वो उससे झटका ना लगे। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? मूवमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवमेंट बोलते हैं इसको, डिसीजन ऑफ टोन। फिर उसके बाद में आता है थर्ड फंक्शन इसका आता है स्टीरियोटाइप इनवॉलेंट्री मूवमेंट इन वॉलेंट्री मसल्स। एग्जाम्पल से समझे तो जैसे आर्म स्विंग ड्यूरिंग वॉकिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड, सलाइवा स्लोइंग, स्वेलोविंग। ये वो काम है जो हम जानबूझकर नहीं करते पर हमारी बॉडी अपने आप करते हैं। जैसे आर्म स्विंग यानी जब आप चलते हैं तो आपके हाथ अपने आप आगे पीछे होते हैं। ब्लिंकिंग ऑफ आईलिड्स, पलकों का झपकना। सलाइवा स्वेलोविंग, जब भी आपके मुंह में बार बार जैसे बोलते हो या खाली टाइम में भी लार या थूक को अपने आप निगलना, वो अपन खुद जानबूझ के नहीं करते, वो बॉडी अपने आप करती है। या फिर कौन करता है? वो बेसल न्यूक्लियाई करती है ये काम।
तो आज हमने सेरिब्रम के बारे में, उसके फंक्शनल एरियाज़ और बेसल न्यूक्लियाई को डिटेल में समझा। याद रहे कि बेसल न्यूक्लियाई हमेशा हमारी मूवमेंट्स को स्मूथ बनाने का काम करता है, और अगर यहाँ डोपामिन कम हो जाए तो पार्किंसन जैसी बड़ी बीमारियाँ देखने को मिलती हैं अपने को। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब आपके लिए जैसे हमने पढ़ा कि ब्रोकाज एरिया बोलने में मदद करता है, क्या आप बता सकते हैं कि ये दिमाग के कौन से लोब में मिलता है? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अगर आपको आता है तो, या फिर याद है तो। इसके बाद में अगली वीडियो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम बात करेंगे डायनसेफेलॉन की, जिसे अपन दिमाग का गेटवे यानी रास्ता कहा जाता है। हम समझेंगे थैलेमस, हाइपोथैलेमस और उनके अमेजिंग फंक्शंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डायनसेफेलॉन वाली वीडियो मिस ना हो, और जब भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए पता लग जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।